ओके गाइस। तो अब हमारे पास लास्ट क्लास जो ओ लेवल्स ऑनलाइन थी हमारे पास, वेलकम बैक। We start with the private limited company and we are done with the public limited company. Public limited company हम क्यों फॉर्म करते थे? The reason is to raise finance. Then we understood the concept of flotation, कि flotation किस तरीके से होती है हमारे पास. What is the process of flotation? Then we have the concept of solicitor. Then we have the concept of how the government plays a role in setting up the company. Then we have the definition of the public limit company, and this is how the company raises finance. So, in actually the main part of the public limit company, we are done with it. Now we are heading towards the shareholders. कि शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी होते कौन है हमारे पास? शेयर होल्डर्स कौन होते हैं हमारे? अब जरा समझते हैं हमारे पास कि शेयर होल्डर्स होते कौन है कंपनी के। देखो, शेयर होल्डर्स का मतलब है कि दे आर नोन एज द ओनर्स ऑफ अ कंपनी। ये वो लोग हैं जो कि कंपनी के ओनर हैं। सर, हाउ दे आर द ओनर्स? बिकॉज दे हैव बॉट द शेयर्स। तो अब एक बंदा है, उसने अगर फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए के, 15 लाख रुपए के, 20 लाख रुपए के, अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी एंड अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट, उसने जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स बाय करें तो उतनी परसेंटेज ऑफ ओनरशिप उसके पास है। अब एक कंपनी है, टोटल उसकी वैल्यू 10 लाख रुपए लेट सपोज, और एक बंदे के पास 1 लाख रुपए के शेयर हैं, तो इसका मतलब 10% की ओनरशिप उसके पास है। तो दिस इज हाउ शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स, बिकॉज दे हैव द शेयर्स। अब ये जो शेयर होल्डर्स होते हैं हमारे पास, इनके कुछ पर्टिकुलर हमारे पास होते हैं राइट्स, और कुछ इनके पास होते हैं ऑब्जेक्टिव्स। द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी है हमारे पास, दे हैव सम ऑब्जेक्टिव्स एंड दे हैव सम राइट्स। राइट्स का मतलब है कि ये उनका हक है। ऑब्जेक्टिव्स, दीज आर द एम्स, दैट्स व्हाई दे बिकम द शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर की कुछ राइट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो कि हम अभी डिस्कस करने जाएंगे कि व्हाई द शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट इन द कंपनी, व्हाट इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द शेयर होल्डर, एंड व्हाट आर द राइट्स ऑफ द कंपनी टुवर्ड्स द शेयर होल्डर, एंड हाउ द कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल टू द शेयर होल्डर्स। तो आज हम लेट्स डिस्कस the right number one. Now, what is right number one? Right number one is to vote. Now, sir, what is voting? Voting का मतलब क्या है हमारे पास? What is voting? वोटिंग का मतलब होता है, आपने देखा होगा, इलेक्शंस होते हैं हमारे पास गवर्नमेंट के। इसी तरीके से स्कूल के अंदर स्टूडेंट काउंसिल वगैरह के हमारे पास क्या होते हैं? इलेक्शंस होते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर हमारे पास इलेक्शंस होते हैं, और ये इलेक्शंस करते क्या हैं? आ जाए देखते हैं। हमारे पास इलेक्शंस होते हैं साल के अंदर। जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है वो हर साल एक पर्टिकुलर इवेंट रखती है, दैट इज नोन एज एनुअल जनरल मीटिंग। अब ये जो एनुअल जनरल मीटिंग है, इसका नाम है हमारे पास एजीएम एज अ शॉर्ट फॉर्म। तो यूजुअली हमारे पास जो शॉर्ट फॉर्म यूज की जाती है ना, वो यूज की जाती है एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग। अब सर, इस एनुअल जर्नल मीटिंग के अंदर क्या होता है? इस एनुअल जर्नल मीटिंग के अंदर हमारे पास पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज गोइंग टू होल्ड, और द पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज गोइंग टू कंडक्ट द इलेक्शंस। अब इस इलेक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट कौन करेगा? पार्टिसिपेट करेंगे शेयर होल्डर्स। और ये जो हमारे पास शेयर होल्डर्स होंगे, दे आर गोइंग टू इलेक्ट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब सर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है, जरा समझते हैं। आप अगर, आपके पास पैसे हैं एंड इफ यू वांट टू मेक एन इन्वेस्टमेंट, क्या आप हर किसी को पैसे दे दोगे और हर किसी को उठा के पैसे दे दोगे कि वो आपके वो आप इन्वेस्टमेंट करें? नो। यू आर गोइंग टू मेक अ वाइज डिसीजन। यू आर गोइंग टू मेक अ डिसीजन अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी, अकॉर्डिंग टू योर थिंग, कि हाँ क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, किसके ऊपर पैसे लगाने चाहिए, किसके ऊपर पैसे नहीं लगाने चाहिए। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स होते हैं, दे आर द ओनर्स ऑफ अ कंपनी। तो दे आर गोइंग टू वोट एंड दे आर गोइंग टू इलेक्ट कि दीज आर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, के ये एग्जीक्यूटिव्स हैं कंपनी के। ये वो लोग हैं जो कंपनी के डिसीजंस लेंगे, ये वो लोग हैं जो कंपनी को ग्रो करेंगे, ये वो लोग हैं जो बड़े बड़े डिसीजंस लेंगे रिगार्डिंग द कंपनी। तो यहाँ पे शेयर होल्डर का राइट है, बीइंग एन ओनर, कि उनको इलेक्शंस के अंदर इन्वॉल्व किया जाए और वो इलेक्ट करें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग, ग्रोथ, डिसीजन मेकिंग के अंदर इन्वॉल्व होंगे। एंड बीइंग अ शेयर होल्डर, इट्स अ राइट कि मैं जिनके ऊपर पैसे लगा रहा हूँ उनको मैं सेलेक्ट करूँ कि हाँ, ये लोग हैं जो कंपनी को क्या करेंगे? रन करेंगे और कंपनी को चलाएंगे।
अब ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ये फिर सारे काम तो खुद नहीं करेंगे। तो ये क्या करेंगे, ये अपॉइंट करेंगे, और ये किसको अपॉइंट करेंगे, दे आर गोइंग टू अपॉइंट मैनेजर्स। किसको अपॉइंट करेंगे, मैनेजर्स को अपॉइंट करेंगे। और फिर ये जो मैनेजर्स हैं, ये डे टू डे डिसीजन मेकिंग के अंदर, कंट्रोल के अंदर, और कंपनी को जो चलाना होता है उसके रिलेटेड डिसीजन लेंगे। अब जरा इस चीज को समझते हैं कि सर कंट्रोल करना क्या होता है। अब लेट सपोज मेरे पास नंबर ऑफ कंपनीज के शेयर्स हैं, मेरे पास पीएसओ कंपनी के शेयर्स हैं, मेरे पास एनआरएल कंपनी के शेयर्स हैं, मेरे पास एयरलिंक कंपनी के शेयर्स हैं, तो नंबर ऑफ कंपनी के शेयर्स हैं मेरे पास। तो क्या मैं रोज पीएसओ के अंदर जाके डिसीजन लेता हूँ? क्या मैं रोज सुबह उठ के जाता हूँ एयरलिंक के रिलेटेड डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल, ये करना है, ये नहीं करना है, ये करना है, ये करता हूँ? नहीं करता। क्यों? क्योंकि आई एम जस्ट अ शेयर होल्डर, मैंने सिर्फ इन्वेस्ट किया हुआ है। मैं साल में एक दफा जाता हूँ और इन कंपनीज के जब इलेक्शंस होते हैं तो उसके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट कर लेता हूँ, दैट्स इट। तो वहां पे जो सारे डिसीजन मेकिंग है सर, वो कौन कर रहा है? वो यहाँ पे करे जा रहे हैं बाय दी मैनेजर्स एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो आप मुझे एक बात बताएं ना, कि मैं शेयर होल्डर ओनर हूं, लेकिन क्या मैं डे टू डे डिसीजन मेकिंग के अंदर इन्वॉल्व हूं? नो। सोल ट्रेडर में क्या था, आई एम द ओनर, आई एम द कंट्रोलर। पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर मैं ओनर भी था, पार्टनर भी था, और मैं डिसीजन मेकिंग के अंदर भी इन्वॉल्व था। लेकिन इन पब्लिक लिमिटेड कंपनी यू आर द ओनर बट यू आर नॉट द कंट्रोलर, यू आर नॉट इन्वॉल्व इन डे टू डे डिसीजन मेकिंग। तो इसको कहा जाता है हमारे पास डाइवोर्स बिटवीन ओनरशिप एंड कंट्रोल। कि यहाँ पे ओनरशिप और कंट्रोल का डाइवोर्स हो गया, दैट इज अ ब्रेक डाउन। कि शेयर होल्डर ओनर हैं लेकिन कंट्रोल नहीं कर रहे, और जो मैनेजर्स हैं वो कंट्रोल कर रहे हैं, दे आर इन्वॉल्व इन डे टू डे डिसीजन मेकिंग बट दे आर नॉट द ओनर्स। सो दिस इज नोन एज डाइवोर्स बिटवीन ओनरशिप एंड कंट्रोल, एंड इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक और डिसएडवांटेज ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो यहाँ पे इस चीज को समझिएगा कि शेयर होल्डर के पास राइट तो है that they can vote and they can elect the board of directors, but they are not involved in day to day decision making and controlling of the company. Managers are going to control, managers are going to take the decision. So this is how there is a divorce between ownership and control, कि shareholders own करते हैं, control नहीं करते, manager control करते हैं, but they do not own the company. So this is the right number one of the shareholder. अब हमारे पास second right. So what is right number two? Right number two is to get informed or to communicate it. आ जाए इसको समझते हैं। लेट सपोज मेरा एक दोस्त आता है, उसका एक बिजनेस है, और वो मुझे कहता है कि यार मुझे यहाँ पे मेरी कंपनी बहुत, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, तू मेरे बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट क्यों नहीं करता? मैंने कहा ठीक है। मैंने उसकी एडवर्टाइजमेंट और उसकी प्रमोशन और उसकी कन्विंस पे मैंने उसे पैसे दे दिए। अब एक साल के बाद मैं उसके पास जाता हूँ और उससे पूछता हूँ कि मेरे पैसों का क्या हुआ, मैंने जो इन्वेस्टमेंट की थी उससे कितना प्रॉफिट हुआ, क्या हुआ, लॉस हुआ, फ्यूचर के क्या गोल्स हैं, फ्यूचर के क्या टारगेट्स हैं। और अगर वो मुझे कहे कि मैं नहीं बता रहा, या तुझे कोई हक नहीं है मुझसे पूछने का, तो इज इट राइट और रॉन्ग? बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? उसके पीछे रीज़न ये है हमारे पास कि वाई इट इज़ रॉन्ग। उसके पीछे रीज़न हमारे पास ये है कि वो अगर मुझसे ये सवाल पूछ रहा है, अगर मैं इन्वेस्टर नहीं होता उसका, तो दैट्स ओके, क्योंकि मेरा कोई कंसर्न नहीं है, आई डू नॉट हैव एनी फाइनेंशियल कनेक्शन, बट बीइंग अ शेयर होल्डर, बीइंग एन इन्वेस्टर, मैं उससे ये सवाल कर सकता हूँ कि तूने मुझसे पैसे लिए हैं, मैंने तेरे बिजनेस में पैसे लगाए हैं, तो तू मुझे बता तो सही। इट्स माई बेसिक राइट टू गेट इन्फॉर्म्ड अबाउट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इन द बिजनेस और इन द एंटिटी इन विच वी हैव इन्वेस्टेड। तो इसीलिए यहाँ पे हमारे पास ये जो एजीएम है, उस एजीएम को ये भी कहा जाता है कि इट इज़ नोन एज द मोड ऑफ कम्युनिकेशन। अब मैं आपके सामने एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूँ। लास्ट ईयर हमारे पास दिसंबर के अंदर, ईयर 2024, जब हमारा ईयर एंड हो रहा था, अकाउंटिंग ईयर जब एंड हो रहा था, तो मैं ऐसे ही देखा हुआ था, तो मैंने ये अंबानी रिलायंस के जो है ना कुछ पेजेस लाइक किए हुए हैं और फॉलो किए हुए हैं। तो लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी। तो उस लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर मुकेश अंबानी, द इंडियाज रिचेस्ट पर्सन, वो एजीएम के अंदर वहाँ पे कम्युनिकेट कर रहा था कि हमारे ये प्रोजेक्ट्स हैं, हमें इतना प्रॉफिट हुआ है, इस पर्टिकुलर बिजनेस से इतना प्रॉफिट हुआ है, हम इस बिजनेस को इसके साथ ग्रो करवा रहे हैं, ये सारी चीज़ें वो बता रहे थे। तो वो किसको बता रहे थे? वो सारे के सारे जो कनेक्टेड लोग थे रिलायंस के साथ, अंबानी ग्रुप के साथ, उनको इन्फॉर्म कर रहे थे।
तो ये जो एजीएम है, इट इज़ नोन एज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन, और इस मोड ऑफ कम्युनिकेशन में क्या होता है कि एक साइड पे हमारे पास होते हैं शेयर होल्डर्स, जिन्होंने पैसे लगाए हुए हैं, दे आर द इन्वेस्टर्स एंड द ओनर्स। और ऑन द अदर हैंड वी हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और कौन होते हैं हमारे पास? मैनेजर्स। अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और ये जो मैनेजर्स हैं, ये यहाँ पे कम्युनिकेट करेंगे। क्या कम्युनिकेट करेंगे? ये कम्युनिकेट करेंगे कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कि ईयर 2024, ईयर 2023 के अंदर कितना रेवेन्यू हुआ, क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, नंबर ऑफ बिजनेसेस हैं जिसके अंदर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है। जो कंपनी है वो स्टील भी बनाती है, वो प्रोडक्शन भी कर रही है, वो कंस्ट्रक्शन में भी है, तो किस डिवीजन में क्या हुआ। तो सारी की सारी जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी, वो कम्युनिकेट किया जाएगा। फिर दूसरा, सोशल प्रैक्टिसेस क्या थी, कि बिजनेस ने कितनी जो है वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करी है, कितनी वेलफेयर क्रिएट की है, कितनी लोगों की नीड्स को फुलफिल किया है, कितनी चैरिटी प्रोवाइड की है, ये भी बताया जाएगा। क्योंकि कुछ बिजनेसेस जो हैं वो सोशल वेलफेयर भी अपना ऑब्जेक्टिव रखते हैं, कि अलॉन्ग विद द प्रॉफिट वो कुछ पर्टिकुलर प्रॉफिट जो है वो डोनेट कर देते हैं, चैरिटी दे देते हैं, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं, वो भी बताएंगे। और यहाँ पे तीसरी चीज, दैट इज नोन एज द लीगल कंप्लाइंस, कि कंपनी जो है वो कितने सारे लॉस के अंडर आती है और सारे लॉस को कितना फुलफिल कर रही है, कितना अमाउंट ऑफ टैक्स पे कर रही है, ये सब कुछ। तो ये तीनों चीज़ें हमारे पास कम्युनिकेट की जाएंगी विद द शेयर होल्डर्स। और इसको कहा जाता है कि दिस इज हाउ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज अकाउंटेबल टू शेयर होल्डर्स। और यू कैन से दिस इज हाउ द कंपनी इज अकाउंटेबल टू शेयर होल्डर्स। क्यों? क्योंकि दीज शेयर होल्डर्स हैव इन्वेस्टेड द मनी इनटू द कंपनी इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, और इसी पैसों से ये कंपनी रन हो रही है, इसी पैसों से ये कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है, इसी कंपनी से, इसी पैसों से ये कंपनी अपने ऑपरेशंस को कैरी आउट कर रही है। सो दैट्स वाई दिस इज द केस। तो ये हमारे पास सेकेंड राइट है ऑफ द शेयर होल्डर। So we are done with the rights. Now we are heading towards the objectives. कि sir, why the shareholders invest in the company and what are the objectives? फ्री में तो पैसे नहीं दे रहे, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव, कोई ना कोई एम तो होगा। तो इन्वेस्टर बिजनेस में क्यों पैसे लगाते हैं? क्योंकि उनका कोई ना कोई एम होता है। तो इसी तरीके से जो शेयर होल्डर्स हैं, व्हाई द शेयर होल्डर्स आर मेकिंग इन्वेस्टमेंट एंड व्हाई दे आर बाइंग द शेयर्स। सो लेट्स डिस्कस द शेयर होल्डर्स ऑब्जेक्टिव्स, कि हमारी जो कंपनी के अंदर शेयर होल्डर्स अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो आ जाए सबसे पहला वन हमारे पास, प्रॉफिट। सर व्हाट इज प्रॉफिट? क्या होता है? अर्निंग। अगर मैं पैसे लगा रहा हूं तो उसके अगेंस्ट मुझे क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। अब प्रॉफिट कैसे कंपनी करती है? अब देखें, जो भी बिजनेस है वो कोई ना कोई गुड्स तो प्रोड्यूस कर रहा है, कोई ना कोई सर्विसेज तो प्रोवाइड कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, वी हैव एन एग्जांपल, कि भाई टोयोटा इज मैन्युफैक्चरिंग कार्स, पीएसओ ऑयल रिलेटेड कंपनीज हैं, लकी सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इन्वॉल्व है। तो ये जितनी भी लिस्टेड कंपनीज है, दे आर इन्वॉल्व इन एनी सॉर्ट ऑफ गुड और सर्विस, दे आर प्रोवाइडिंग एनी पर्टिकुलर गुड और सर्विस। तो अब इस एक्टिविटी से वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं, फिर वो एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, फिर वो टैक्स पे करते हैं, फिर उनके जो भी डिफरेंट कॉस्ट होती है उसको माइनस करते हैं। अब जो पैसे बच गए, उस पैसे को, इस प्रॉफिट को वो बेसिकली क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और डिस्ट्रीब्यूट किस में कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग्स द शेयर होल्डर्स। और जो शेयर होल्डर्स को यहाँ पे शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। क्या मतलब है सर शेयर ऑफ प्रॉफिट का? क्या एक शेयर होल्डर है? नहीं, हंड्रेड्स थाउजेंड ऑफ शेयर होल्डर्स हैं। तो जो प्रॉफिट होगा, ओवरऑल टोटल जो प्रॉफिट होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और जब वो डिस्ट्रीब्यूट होगा अमंग्स द शेयर होल्डर्स, तो यहाँ पे द अमाउंट दैट ईच शेयर होल्डर गेट्स इज नोन एज डिविडेंड। ये सुन, अब जो प्रॉफिट है, जैसे फॉर एग्जांपल पीएसओ 20 to 25 रुपीज पर शेयर डिविडेंड देती है पूरे साल का। देखो प्रॉफिट तो साल के एंड के अंदर कैलकुलेट होता है ना। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि सर प्रॉफिट ये नहीं होता कि मैंने शेयर खरीदे 20 तारीख को और 25 तारीख को मैंने शेयर बेच दिया। तो मैंने शेयर खरीदा था 100 रुपये का और मैंने 105 रुपये का बेच दिया, तो 5 रुपये मुझे वो मिला प्रॉफिट। नहीं, वो अलग चीज़ है, वो मैं समझाता हूँ।
प्रॉफिट का तो मतलब यहाँ पे ये है कि पूरे साल कंपनी रन कर रही है, पूरे साल कंपनी परफॉर्मेंस कर रही है, एंड के अंदर आफ्टर पेइंग ऑल द कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस ऑफ अ अकाउंटिंग ईयर, अब जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट है आफ्टर पेइंग टैक्सेस एंड कॉस्ट, उसको जो डिस्ट्रीब्यूट करेगी अमंग्स द शेयर होल्डर्स, दैट इज नोन एज डिविडेंड। तो कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनका सबसे पहला एम ये होता है कि उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया जाए जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड मिल रहा हो। और ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड कौन सी कंपनी को मिलेगा? जिसका प्रॉफिट अच्छा है। और प्रॉफिट किसका अच्छा होगा? जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। तभी तो शेयर होल्डर्स हर कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते। दे लुक एट द अकाउंट्स, वो देखते हैं कि किस कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है, पास्ट में किसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, अब किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, किसका क्या प्रॉफिट है, एंड देन दे मेक अ वाइजर डिसीजन रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी। तो हमेशा याद रखिएगा हमारे पास कि बीइंग अ शेयर होल्डर, अगर आप भी स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो यू नीड टू लुक एट द परफॉर्मेंस, कि जो कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी होगी उसके प्रॉफिट ज़्यादा होगा और उसको ज़्यादा डिविडेंड अर्न मिलेगा बीइंग अ शेयर होल्डर। तो पहला हमारे पास ऑब्जेक्टिव ये है कि द डिविडेंड, द शेयर ऑफ प्रॉफिट दैट ईच शेयर होल्डर गेट्स अगेंस्ट द इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी एनुअली, साल में एक दफ़ा डिविडेंड मिलता है। और जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है हमारे पास, द सेकेंड ऑब्जेक्टिव, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। The second objective of the shareholder is known as increase in share price. अब सर, what is increase in share price? Let's suppose 2020 is the year and 2021 is the year. हमारे पास एक शेयर होल्डर है सईद नाम का बंदा। उसने एक कंपनी का शेयर खरीदा $1 का, और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स बाय करे 1000। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हुई? टोटल इन्वेस्टमेंट हुई हमारे पास $10,000 की। अब एक साल कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी रही, सब कुछ रहा, कंपनी की परफॉर्मेंस इंक्रीज होने की वजह से कंपनी की वैल्यू बढ़ गई। और जब कंपनी की वैल्यू बढ़ गई तो शेयर प्राइस हो गई $2। $2 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो अब इन्वेस्टमेंट क्या हो गई? $2000 हो गई। तो ये हमारे पास दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है कि इट इज नोन एज कैपिटल गेन और द इन्वेस्टमेंटल गेन। लोग प्रॉपर्टीज खरीदते हैं और 3-4 साल तक प्रॉपर्टी को होल्ड करके बेचते हैं। क्यों बेचते हैं? ताकि जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट 50 लाख रुपए का एक प्लॉट खरीदा था, आफ्टर 4 इयर्स वो 1 करोड़ रुपए का हो गया, तो 50 लाख रुपए से उनकी जो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट थी वो गेन हो गई, वो इंक्रीज हो गई। So this is the second objective of the shareholder, कि in whichever company they are going to make an investment, they are going to make a decision again कि उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया जाए जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, जिसकी शेयर प्राइस इंक्रीज हो, जिसकी फ्यूचर ग्रोथ हो। तो वो कंपनी जो फ्यूचर में ग्रो करेगी, जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, उसकी शेयर प्राइस बढ़ेगी। सो दिस इज द सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द शेयर होल्डर। अब आगे कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग दी पब्लिक लिमिटेड कंपनी, इसको डिस्कस कर लेते हैं। नंबर वन, अकाउंट्स need to be published. Now, so what is accounts need to be published? देखो, जब भी आप बिजनेस करते हैं तो आप कोई ना कोई अकाउंटिंग करते होंगे। अगर आप एक सोल ट्रेडर हैं तो आप इनकम स्टेटमेंट के, हाँ इतने पैसे कमाए, ये लॉस हुआ, ये प्रॉफिट हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन बीइंग अ सोल ट्रेडर, क्या आपसे पूछा जा सकता है, एक्सेप्ट द गवर्नमेंट, कोई आपसे पूछ सकता है कि आपने कितने पैसे कमाए? नहीं। तो आप क्या कहेंगे कि भाई यू हैव नो राइट टू आस्क अबाउट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड द प्रॉफिट एंड द इनकम। गवर्नमेंट से पूछती है क्योंकि उसे इनकम टैक्स चार्ज करना है। सेम, द case is with the partnership as well. Whatever the amount of profit or loss the partners are generating, they are not bound and they are not accountable to anyone except the government, के जो इनकम टैक्स सप्लाई होगा वो पे कर देंगे। किसी और को जवाब दें? नहीं। लेकिन इन पब्लिक लिमिटेड कंपनी दे आर नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स एंड दे हैव मेड एन इन्वेस्टमेंट टू इन द कंपनी। तो यहाँ पे जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है वो अपनी इनकम स्टेटमेंट, अपनी बैलेंस शीट, जो पूरी पूरे अकाउंट्स होते हैं उनको ओपनली पब्लिश कर देती है। अब सर पब्लिश कहाँ करती है? अपनी एनुअल रिपोर्ट में, पूरे साल की जो एनुअल रिपोर्ट वो बनाते हैं उसके अंदर दे आर गोइंग टू अटैच देयर अकाउंट्स, कि ये रेवेन्यू हुआ है, ये एक्सपेंसेस हैं, ये प्रॉफिट है, ये लॉस है, ये डिविडेंड दिया है, सारी की सारी जो अकाउंटिंग की चीज़ें होती हैं वो मेंशन कर देते हैं। तो अकाउंट्स नीड टू बी पब्लिश, क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर्स आर द इन्वेस्टर्स, जनरल पब्लिक इज द इन्वेस्टर। तो अकाउंट्स नीड टू बी पब्लिश, इट्स अ लॉ एंड इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड दिस इज हाउ द पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज अकाउंटेबल टू द शेयर होल्डर्स एंड ऑल द अदर पीपल दोज हु आर कनेक्टेड टू द कंपनी। नंबर टू हमारे पास, पब्लिक लिमिटेड कंपनी नीड्स टू पे अ कॉर्पोरेट
टैक्स। और ये कॉर्पोरेट टैक्स कहाँ पर अप्लाई होता है? ये कॉर्पोरेट टैक्स अप्लाई होता है ऑन दी कंपनीज प्रॉफिट। जैसे लोगों की इनकम पे, लोगों को सैलरी मिलती है तो उनके ऊपर सैलरी जो इनकम टैक्स पे करना होता है वो सैलरी के ऊपर अप्लाई होता है डायरेक्टली। दिस इज हाउ यहाँ पे भी हमारे पास ये है कि जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर अप्लाई होता है, कि वॉट एवर द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दैट द कंपनी इज गोइंग टू जनरेट, उसके ऊपर टैक्स अप्लाई होगा। तो नंबर वन हमारे पास अकाउंट्स नीड टू बी पब्लिश, नंबर टू कॉर्पोरेट टैक्स, और ये कंपनीज को पे करना होता है, सोल ट्रेडर पार्टनर्स आर नॉट गोइंग टू पे द कॉर्पोरेट टैक्स। इसके बाद हमारे पास पब्लिक लिमिटेड कंपनी हैज मोर लीगल फॉर्मेलिटीज एंड अकाउंटेबिलिटी। एज वी स्टडीड कि सोल ट्रेडर पार्टनरशिप के अंदर लिमिटेड अमाउंट ऑफ टैक्स एंड फॉर्मेलिटीज हैं, लेकिन कंपनीज के अंदर आपकी डॉक्यूमेंटेशन, लीगल फॉर्मेलिटीज बढ़ जाती हैं, एंड यू आर मोर अकाउंटेबल टू द शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट, सारे केसेस में। देन कंपनी हैज लिमिटेड लायबिलिटी। हमने पढ़ा था, जब हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था कि लिमिटेड लायबिलिटी होती है। और दूसरा हमारे पास इन कॉर्पोरेशन है, प्लस वी हैव कंटिन्यूटी। अब सर व्हाट इज कंटिन्यूटी एंड व्हाट इज इनकॉर्पोरेशन? जब हम पढ़ रहे थे तो हमने डिस्कस कर लिया था, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर एक अलग से एंटिटी बना दी जाती है, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है। तो शेयर होल्डर्स की अपनी आइडेंटिटी है, कंपनी की अपनी आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल कोई अगर शेयर होल्डर मर गया तो खत्म, कंपनी बंद हो जाएगी? नो। शेयर होल्डर की अपनी आइडेंटिटी है, कंपनी की अपनी आइडेंटिटी है। कंपनी मर सकती है क्या? कंपनी इज ए ह्यूमन बीइंग? नो। कंपनी सिर्फ एक ही पॉइंट पे मरती है, जब कंपनी डिफॉल्ट कर जाती है, कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है। when there is a bankruptcy, that particular entity is going to end। इससे पहले हमारे पास कंपनी इज नॉट a human being और इट्स नॉट a living thing जो कि लाइफ है जिसकी एक पॉइंट पे आके वो खत्म होगी या मरेगी। नो। तो कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट ये है कि आफ्टर द डेथ ऑफ द शेयर होल्डर्स, शेयर्स किसी को पास कर दिए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं स्टॉक मार्केट का अकाउंट बना रहा था तो वहां पे लिखा होता है नेक्स्ट ऑफ किन, कि अगर इन केस आपको कुछ होता है तो ये शेयर्स किसको ट्रांसफर कर दिए जाएं। तो ये मेरे जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो मेरे भाई को ट्रांसफर कर दें, ठीक है, मेरी बहन को ट्रांसफर कर दें, किसको ट्रांसफर कर दिए जाएं। तो दिस इज हाउ इट इज कि शेयर होल्डर अगर मर भी जाता है तो उसके शेयर्स हमारे पास होंगे और कंपनी चलती रहेगी, क्योंकि कंपनी इज नॉट अ लिविंग थिंग, कंपनी इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग, उसकी एक आर्टिफिशियल आइडेंटिटी क्रिएटेड है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पब्लिक लिमिटेड कंपनी, वन ऑफ द मेजर एरिया of business ownership. So we are done with the sole trader, we are done with the partnership, we are done with the private and public limited company, along with the different concept। along with the different concept का मतलब ये है कि along with the हमारे पास ये unlimited, limited liability, unincorporation, incorporation। is it clear?